नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र पंकज बोरासी। क्या हाल चाल भाई? तो जैसा कि क्लास 9 की हमारी एक प्यारी सी सीरीज चल रही है जिसका नाम है दृष्टि, और समय आ गया है इसको अंत करने का, मतलब लाइक खत्म करने का। क्योंकि ये होने वाला है हमारा परमाणु संरचना चैप्टर नंबर 4, रसायन विज्ञान के पोर्शन का। ठीक है, बायो और फिजिक्स चल रही होगी या शायद खत्म हो गई होगी। ठीक है, उसके वीडियोस लेक्चर्स तुम देखते रहना। बायो योगेश सर पढ़ा रहा है, फिजिक्स आकाश सर पढ़ा रहा है, और केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था। तो आज की अगर हम बात करें, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो इस पूरे चैप्टर का वन शॉट लेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे मस्त तरीके से। 1-1.5 घंटे का ये लेक्चर होगा, और उसमें हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, पूरे चैप्टर का रिवीजन ही होगा अच्छे से, है ना। जो जो थ्योरी है वो सारी की सारी कवर कराई जाएगी, और तुम लोगों को एक बढ़िया तरीके के कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, जहां पर भाई मैं बोलूं कि भाई इसका स्क्रीनशॉट या फिर लाइक तुम लोग नोट कर लो, तो मैं बढ़िया वीडियो को पॉज करना, फिर नोट करना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें करते रहना, तो बढ़िया तरीके से चीजें होंगी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले ये पूरा की पूरा कंप्लीट पैकेज होने वाला है, कंप्लीट तरीके से पूरा की पूरा एक रिवीजन होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो अगर मैं बात करूँ एक सिंपल सी कहानी जिसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक सिंपल सी कहानी जिसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं भाई। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। तो आज क्या करने वाले हैं भाई, एक पूरा की पूरा कंप्लीट चैप्टर, मतलब अगर हम बात करें संपूर्ण अध्याय के बारे में अपन बात करने वाले हैं। हाँ, संपूर्ण अध्याय के बारे में बात करते हैं। अध्याय के बारे में बात करते हैं। तो संपूर्ण अध्याय के बारे में पूरी की पूरी चर्चा होने वाली है, किस तरीके से इसको कवर करेंगे उसके बारे में चर्चा होगी बढ़िया तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। भाई डाल्टन क्या थे? डाल्टन ने बताओ क्या कहा था। डाल्टन ने ये कहा था कि भाई 1808 में इनकी थ्योरी आई थी, डाल्टन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मतलब सबसे प्रामाणिक थ्योरी जो है। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में बात करी जाती है। ठीक है, शुरुआत में जिससे शुरुआत हुई थी वो कहते हैं डाल्टन थ्योरी। हाँ, महर्षि कर्णाद भी थे। ठीक है, जो हमारी भारतीय संस्कृति से थे, और उन्होंने भी बेसिकली इन्होंने जो जो बात कही, उन्होंने भी अपनी, अगर हम बात करें, सिद्धांत में बोला था। ठीक है, हाँ, बट बात माननी जाती है डाल्टन साहब की। तो डाल्टन साहब ने एक वर्ड दिया था, दैट इज एटम, है ना, जो एटमोस से निकला था। तो मैं एटम करके एक वर्ड दिया था, एटम। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने? एटम। तो एटम का मतलब क्या था? अगर मैं एटम को ऐसा लिखूं, ए, और फिर अगर मैं बात करें टॉम लिखूं, तो एटम का मतलब ये था, ए का मतलब ये बोला करते थे कैन नॉट, कैन नॉट, और टॉम का मतलब होता है कट। तो एक ऐसी पदार्थ जिसको काटा नहीं जा सकता, उसको इन्होंने बोल दिया एटम। क्या बोल दिया? एटम बोल दिया, परमाणु बोल दिया, है ना। क्या हुआ भाई? परमतम अणु जो हो गया, जिससे छोटा कुछ नहीं। तो भाई इन्होंने बोला कि सभी पदार्थ जो होता है, जितने भी पदार्थ है भाई, वो क्या करते हैं भाई, ये छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु मतलब एटम कहते हैं। और परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु अविभाज्य होते हैं और अविनाशी होते हैं। मतलब अविभाज्य मतलब जिनको काटा नहीं जा सकता, और अविनाशी का मतलब होता है भैया इनको इनका नाश नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूं, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक तरीके से नश्वरता को बता रहे थे कि भैया एक तरीके से इनको बनाया नहीं जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इस तरीके की चीजें बोली। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। मतलब मान लो ऑक्सीजन तत्व है, तो ऑक्सीजन के सारे परमाणु जो होंगे समान होंगे। हाइड्रोजन तत्व के सारे परमाणु समान होंगे। मतलब एक ही तत्व है अगर, तो उसके जितने भी परमाणु, क्योंकि तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तो जितने भी परमाणु होंगे वो क्या होंगे, एकदम समान। एकदम क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उनका द्रव्यमान, उनका आकार, उनके गुण समान होते हैं, ये बात को इन्होंने अच्छे से कहा। भिन्न भिन्न तत्व के, अब जैसे ऑक्सीजन ले लिया, सोडियम ले लिया, अब इन दोनों के तत्व के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, उनका द्रव्यमान और गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करी थी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, इन्होंने ये बोला, इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम भी दिया। पहली बात तो यहां पर इन्होंने बोला कि परमाणु अविभाज्य और ये अविनाशी है। अविनाशी से इन्होंने एक बात कह दी, क्या बताओ क्या कह दी? अविनाशी से इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, उसको बेसिकली इन्होंने प्रूफ कर दिया, है
है ना। इस पॉइंट से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इन्होंने अच्छे से जस्टिफाई करा। और जो अगला था, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी थी। तो इन्होंने क्या कहा, परमाणु साधारणतः पूर्णांक अनुपात मतलब सिंपल होल रेशियो में अगर हम बात करें कंबाइन होते हैं और यौगिक बनाते हैं, है ना। जैसे H2O में तुम लोग देखोगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 है संख्या के अनुसार, है ना। भार अनुसार हाइड्रोजन का 1:8 आता है, मतलब जल का 1:8 आता है। लेकिन संख्या के अनुसार 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो इन्होंने संख्या के अनुसार बोला कि भैया पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कोई भी पानी ले आओ उसके अंदर होगा। तो इससे इन्होंने एक तरीके से स्थिर अनुपात का नियम बता दिया। किसका नियम बता दिया भैया? स्थिर अनुपात का नियम बता दिया, का नियम बता दिया। तो ऐसे करके इन्होंने 2 लॉज को बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया, है ना। और इन्होंने ये भी बोला कि रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणु का पुनः संयोजन होता है, परमाणु स्वयं नष्ट नहीं बदलते। ठीक है, हाँ। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स देकर डाल्टन का सिद्धांत आया भाई, काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, है ना। और इसके बारे में बात करिए। पर डाल्टन भाई फेल कहाँ हुए, है ना। डाल्टन भाई फेल कहाँ हुए, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। डाल्टन भाई फेल हो गए, ठीक है, कि जब भैया परमाणु के अंदर भी कई कणों की खोज हो गई। जैसे तो मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन अगर बात करें जिसके पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन कण होता है। तो जब इनकी खोज हुई तो ये बोल रहा था भैया परमाणु सबसे छोटा कण है। परमाणु क्या है बेटा? सबसे छोटा कण है। पर जब इनकी खोज हुई तो पता चला भाई ये परमाणु से भी कोई चीजें छोटी है ना। जैसे एक गेंद है, अब मैं बोल रहा हूँ दुनिया की सबसे छोटी गेंद है, पर जब गेंद को काट कर देखा तो उसके अंदर एक छोटी सी गेंद और निकल गई। तो मतलब पता चलता है कि भाई ये इस गेंद से भी छोटी कोई चीज है। तो सेम चीज जब परमाणु को अगर हम बात करें काटा गया, है ना, वो काटा या लाइक ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में भी बताता हूँ कि जैसे कि मान लो एक कंघी है। अब कंघी को तुम लोग ऐसे रब कर रहे हो सर के ऊपर, जैसे तुम सर के ऊपर उसको रब करोगे और उससे भैया कागज रख लो, है ना, एक ठो कागज ले लो, कागज को बढ़िया तरीके से क्या हाथ पे रख लिया और ऐसे कंघी को रब करा, सूखे बाल हो ना तो रब किया, थोड़ी देर बाद देखोगे तुम कागज से आकर्षित हो जाएगा। क्यों उससे आकर्षित हो जाएगा? कागज से चिपकने लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया क्या होगा कि जब हम ऐसे रब करते हैं तो कई सारे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? कई सारे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी रहती कि भाई नोक वाली खासकर चीजें, या फिर सीपीयू के पास जाओगे तुम लोग ऐसा तो लगाते हो करंट लग जाता है, कभी कहीं हाथ लगता है कोई मेटल वगैरह पे तो अपने को झटका लग जाता है एकदम से, ऐसा इसी कारण होता है ना। कि वहां पर क्या होते हैं कई सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो है, या छोटे छोटे जो उपपरमाणुविक कण है जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, उपपरमाणुविक कण मतलब जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं भैया? इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में तुम लोगों को मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो आज हमें पता है कि परमाणु अविभाज्य है क्योंकि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो भाई यहाँ ये फेल हो गए। इन्होंने बोला था कि सभी परमाणु जो होते हैं वो समान होते हैं, इनके द्रव्यमान वगैरह सब कुछ समान होते हैं, लेकिन आज हमें पता है समस्थानिक। समस्थानिक का पता है जिनमें एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, परमाणु क्रमांक तो सेम है, परमाणु क्रमांक तो एक आएगा, लेकिन द्रव्यमान हाइड्रोजन का आएगा 1 2 3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, इस तरीके से बोला करते हैं। इस टॉपिक को भी अपन अच्छे से कवर करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। बट मैं तुम लोगों को जो चीज बताना चाह रहा था वो बहुत प्यारी है, जिसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आज संभारिक भी मिल जाते हैं भैया, 2 तत्व होते हैं उनके समान द्रव्यमान हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम आर्गन। इनके बारे में भी इस लेक्चर के अंत में चर्चा होगी, ये भी टॉपिक है ना। टॉपिक में इनको अपन कवर करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जिनके बारे में भैया डाल्टन भाई नहीं बता पाए और डाल्टन भाई फेल हो गए। ठीक है, ऐसी कई सारी चीजें थी। एक बहुत बेसिक मॉडल था, ये काफी ज्यादा कैसा था बेटा? एक तरीके से बेसिक थ्योरी थी। कैसी थी भैया? एक तरीके से बहुत बेसिक थ्योरी थी, है ना। मतलब अगर मैं बात करूं आज से, अगर अपन कंपैरिजन करें तो काफी ज्यादा बेसिक थ्योरी या फिर बहुत साधारण थ्योरी इन्होंने देकर रखी थी। ठीक है, हाँ, जो एक परमाणु का एक इंट्रोडक्शन था। पर डाल्टन थ्योरी के साथ साथ, है ना, अगर मैं बात करूं थॉमसन का भी परमाणु मॉडल आया था, और एक टेबल हमें देखने को मिलती है ना। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। थॉमसन भाई जो थे, थॉमसन भाई ने एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। तो मैं कुछ गुण हैं जिनके बारे में बात करने वाले, अपन बात करने वाले इलेक्ट्रॉन की, है ना, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है, सबसे पहले अपन आवेश की बात करते हैं। तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ठीक है, वो बेसिकली अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो वो होता है माइनस, नेगेटिव तो पहले लगा ही लो, फिर क्या लिखना? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और इतना की इतना ही प्लस आवेश प्रोटॉन के ऊपर होता है, तो प्लस लिख दो ऐसे करके, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कूलम को सी की जगह ऐसे कूलम में लिख देता, कूलम। ठंडा आम, कूलम। ओहो मास्टर, ठीक है, कूलम, बहुत बढ़िया, ठंडा आम। तो अब अगर तुम लोग देखोगे, है ना, ठंडा आम,
तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे इसके ऊपर माइनस का इतना आवेश है, इसके ऊपर प्लस का इतना आवेश है, मतलब वैल्यू सेम है, तो इनको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं -1 कंपैरिजन भी है ना, और +1। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवल देखें, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता इसलिए ये उदासीन होता है, देयर इज नो आवेश, है ना, इसके ऊपर कोई प्रकार का आवेश नहीं होता, कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता, इसलिए उदासीन होता है। द्रव्यमान की अगर मैं बात कर लूं, है ना, द्रव्यमान की बात कर लूं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसका होता है 9.1, है ना, गुणा 10⁻31 kg, या फिर इसको ग्राम में लिखना हो, या ग्राम में अगर लिखना हो तो 9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम, ऐसा लिख दो। ठीक है, ये क्या होता है भैया, इसका होता है 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम में लिख सकते हो, केजी में ये लिखना है, ग्राम में ये लिख देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका भी इतना ही होता है 1.67 गुणा 10⁻, अगर मैं बात करूं माइनस, है ना, माइनस अगर मैं बात करूं 24 ग्राम, है ना, तो ये ग्राम में लिखा हुआ है, केजी में लिखना तो लिख सकते हो। अगर मैं बताऊं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर मैं बात करूं इन दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें ऑलमोस्ट समान होता है, और अगर तुम लोगों से कोई पूछ ले कौन ज्यादा भारी है ना, कौन ज्यादा भारी है, तो अगर मैं बात करूं ये हमारा जो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा भारी देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, स्थिति की बात कर लेते तो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं भैया, तो परमाणु के बाहर मगर बाहरी कक्षों या कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में ये दोनों उपस्थित होते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खोजकर्ता की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने करी वो सर जे थॉमसन थे। अगर हम बात करें प्रोटॉन की जो खोज करी वो किसने करी भैया, गोल्डस्टीन ने, लेकिन पुष्टि जो करी है ना, जो अगर हम बात करें वेरिफिकेशन दिया, और रदरफोर्ड ने दिया, तो जिसको तुम लोगों को देखने को मिल जाए इन दोनों में से उसके ऊपर लगा देना आंसर। चैडविक, जेम्स चैडविक सर जो थे उन्होंने नहीं ये न्यूट्रॉन की खोज करी, ये याद रखना। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, ऐसे लिखते हैं लोग, मतलब मैं बता भी देता हूँ, ईट मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन, थॉमसन, पर मतलब हमारा अगर हम बात करें प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच, नाच मतलब न्यूट्रॉन और चैडविक। तो देखो ईट मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, थॉमसन, पर मतलब प्रोटॉन, है ना, और रा मतलब रदरफोर्ड, और नाच मतलब नाच का ना जो हो गया ना, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, और चा हो गया हमारा चैडविक। ये कुछ चीजें थी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है तो ई के ऊपर माइनस, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है तो पी के ऊपर प्लस, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता तो एन के ऊपर 0। तो ये जो चीजें थी ना, ये जो चीजें थी ये इनके संकेत हो गए, बढ़िया तरीके से संकेत हो गए, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो इस टेबल को हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जा सकते हैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो मस्त तरीके से। ठीक है, इसका भी अगर मैं बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका ले लो, है ना, फिर अगर मैं बात करूं इसका ले लो। ठीक है, हाँ भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब आते हैं हमारे थॉमसन या टॉमसन के परमाणु मॉडल। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो बेसिकली ऐसा मॉडल था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की खोज को ज्यादातर देखा। इन्होंने सीधा बात कंपैरिजन कर दिया किसके साथ, तरबूज के साथ, किसके साथ, तरबूज के साथ। इन्होंने भैया बोला कि भैया परमाणु जो है वो तरबूज की समान होता। हाँ, इसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई, या फिर इसको अपन लोग बोल सकते हैं तरबूज मॉडल। क्या बोल सकते हैं, तरबूज मॉडल। तो या तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल कह दो, हाँ, या फिर तरबूज मॉडल कह दो। क्या कहते हो, तरबूज मॉडल कह दो। अब इसका मतलब क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल। तरबूज देखा है तुम लोगों ने, तो इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, तो इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है, जैसे लाल लाल तरबूज देखने को मिलता है। अब उसके अंदर है ना छोटे छोटे, है ना, प्यारे प्यारे से क्या लगे, बीजे लगे होते हैं काले कलर के, हाँ, तो उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो थॉमसन ने क्रिसमस पुडिंग के समान एक परमाणु का मॉडल प्रस्तावित किया। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इन्होंने एक पॉइंट बहुत बढ़िया बोला कि परमाणु जो होता है वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, हाँ भाई, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की तरह अगर बात करें लगे होते हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया पूरा की पूरा जो परमाणु है वो क्या है भैया, अगर हम बात करें लगा हुआ है किसके अंदर भैया, तरबूज के अंदर। तुम लोग मतलब परमाणु का इन्होंने कंपैरिजन कर दिया किससे, तरबूज कैसे। तो ये चीजों को भी तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना था बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का इनका मॉडल था, है ना, कुछ इस तरीके से इनका मॉडल था, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। चल, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं तुमको दिखाता हूँ। ये तो देखो इस तरीके से था, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मान लो ये अपना अगर हम बात करें
थॉमसन का परमाणु मॉडल है, और इसको इन्होंने बोल दिया धनावेशित गोला। क्या बोल दिया बेटा? धनावेशित गोला बोल दिया इन्होंने। लो भैया, धनावेशित गोला बोल दिया। तो इसको अपन क्या कर दिया ये, हाँ इसको इसको धनावेशित गोला बना देते अपन रेड से। लो रेड से बना दिया धनावेशित गोला। तरबूज देखने को मिला तुम। अब तरबूज के अंदर कैसे बीजे कैसे होते थे? उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर ऐसे ही रहते हैं, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया और काफ़ी ज़्यादा इसने ख्याति प्राप्त करी। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला कि भैया ऐसे धसे होते हैं, बीजे की तरह धले होते हैं। तो ये रेड वाला जो पार्ट है, मैं रेड वाले से ही दिखा देता हूँ। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको इन्होंने बोला क्या भैया? एक तरीके से धनावेशित गोला, धनावेशित है ना गोला, है ना, धनावेशित गोला। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये जो तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, इसको इन्होंने बोला क्या भैया? इलेक्ट्रॉन। क्या बोला भाई लल्ला? इलेक्ट्रॉन बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। तो बस ऐसे ही बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हुए होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो भैया एक तरीके से धसे हुए नहीं रहते, वो तो मूव करते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें थी जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ सीमाओं के बारे में अपन बात कर लेते कि भाई थॉमसन कहाँ फेल हुए। ठीक है, थॉमसन भाई कहाँ पर रह गए, उसके बारे में अपन बात करते हैं बढ़िया तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाओं के बारे में। चलो, तो भैया इनके बारे में है ना, नाभिक का पता नहीं चला था। नाभिक का पता मतलब ये नाभिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए कि नाभिक भैया कहाँ पर होता है, किस तरीके से होता है। तो नाभिक का पता नहीं चला था, मतलब थॉमसन ने ये नहीं बताया था कि परमाणु के बीच कोई सघन केंद्र होता है, जो रदरफोर्ड के भैया एक्सपेरिमेंट में, जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है, उसमें पता चला। परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है? खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है। खाली स्थान मतलब बहुत ज्यादा उसमें खाली स्पेस होता है। ठीक है, जबकि इन्होंने बोला था पूरा पूरा गोला होता है भैया, है ना। तो भैया नाभिक का पता नहीं चला, पहली चीज। परमाणु में खाली स्थान की व्याख्या नहीं कर पाए भैया, है ना, जो रदरफोर्ड में साबित किया। अगर मैं बात करूं कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है, रदरफोर्ड ने साबित कर दिया था भैया, है ना। हाँ भाई, तो नाभिक का पहली बात तो पहला पॉइंट याद रखना, नाभिक का पता नहीं था भैया, है ना। बहुत बढ़िया। परमाणु में जो खाली स्थान होता है उसके बारे में व्याख्या नहीं की, ये चीज को भी याद रखना। इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते ये नहीं बता पाए। इन्होंने बोला था पूरे के अंदर फैले हुए हैं, हर जगह तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन, है ना, तरबूज के अंदर कैसे बीज होते हैं वैसे। तो भैया इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति नहीं बताई। इन्होंने ये तो बता दिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति नहीं बता पाए। तो थॉमसन ने भी कई सारी चीजें कही, थॉमसन ने भी भाई कई सारी चीजें बताई। मतलब डाल्टन की थ्योरी ने कितनी सारी चीजें बताई, समझ रहे हो। मतलब उसने भैया दो नियम को भैया जस्टिफाई कर दिया। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक अगर हम बात करें स्थिर अनुपात का नियम, कितने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर अपनी थ्योरी के अंदर। इन्होंने बताया परमाणु उदासीन है। दूसरी चीज, है ना, दूसरी चीज बताई भैया कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन की इन्होंने खोज कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन थॉमसन का मॉडल नहीं पढ़े, थॉमसन ने क्या क्या गलती करी और आगे चल के क्या क्या उसमें सुधार हुआ उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या क्या चीज सीख ली यहाँ पर। अब मैं एकदम से आज का एडवांस मॉडल तुम लोगों को पढ़ा दूं तो मैं पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन एकदम से बता दो, नहीं पड़ेगा। अपन हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक अगर बात करें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, हाँ भाई। तो थॉमसन ने ये नहीं समझाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, कहाँ स्थित है, तो ठीक है। रदरफोर्ड के प्रयोग से गलत साबित हुआ, स्वर्ण पत्र प्रयोग ने थॉमसन के मॉडल को खारिज कर दिया। तो भैया रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट होता ना, वो जो था उसके प्रयोग से ने भैया इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो यहाँ पर ये रहेगा भैया। चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या था। मैं तुम लोगों को बताता हूँ स्वर्ण प्रयोग प्रयोग क्या था। ठीक है, स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या था। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, कुछ कुछ स्लाइड्स रिपीट हो गई थी तो मैं उनको हटा रहा था, है ना। इसका मतलब ओ मास्टर डिलीट कर रहा है और कम पढ़ाएंगे काम का, अरे नहीं भैया। हाँ, मतलब अलग ही चाहिए सीन है ना, तुम लोग तो एकदम यार अलग ही सीन चलता है। तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, छोड़ो भाई साहब। चलो आ जाओ, अब अगर हम बात करें रदरफोर्ड की कहानी, रदरफोर्ड की कहानी,
तो रदरफोर्ड जो साहब थे, रदरफोर्ड ने एक अगर हम बात करें रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो था, इसके बारे में अगर हम बात करें, परमाणु के बारे में कुछ कुछ चीजें कही थी। ठीक है, क्या कही थी? कुछ कुछ चीजें कही थी, है ना। इन्होंने अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी दी, वो उसके पहले अपन है ना एक तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को अपन समझ लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, मतलब लाइक उस एक्सपेरिमेंट को अपन थोड़ा वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, इन्होंने एक सेटअप लिया था, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इन्होंने एक सेटअप लिया था, मैं तुम लोगों को बताता हूँ बहुत प्यारे तरीके से। कुछ इस तरीके का सेटअप था वो, है ना, कुछ इस तरीके का सेटअप था। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत फील करने का प्रयास करना क्या होता है, मैं तुम लोग बताता हूँ। इन्होंने क्या किया कि इस तरीके एक सेटअप लिया, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ, या फिर मैं तुम लोगों को बता दूं, देखो कुछ कण होते हैं जिनको अल्फा कण कहा जाता है। अल्फा कण क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे कि H+ को अपन बोलते हैं प्रोटॉन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अब अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं। समझो ध्यान से, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं। बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता नहीं। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसको हम बोला करते हैं प्रोटॉन। इसको हम क्या बोला करते हैं? प्रोटॉन। H+ को अपन क्या बोला करते हैं? प्रोटॉन। क्योंकि भैया इसके अंदर, भैया एक तरीके से बात करें, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अगर तुम लोगों से कोई पूछ ले कि भैया अगर उससे इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा क्या? प्रोटॉन। अच्छा, वैसे ही जो He+2 है, मतलब हीलियम जो है, हीलियम के अगर +2 आवेश है तो इसको हम बोला करते हैं, है ना, अल्फा कण। या अल्फा और ये कण, इसको अल्फा कण बोला करते हैं। अल्फा का संकेत ये होता है। हाँ, अल्फा बीटा गामा, हाँ भाई अल्फा, है ना। अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा गामा, इसको तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो, इसको तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो, है ना, कि द्विधनावेशित, क्या लिख सकते हो इसके बारे में अपन? द्विधनावेशित, द्विधनावेशित, मतलब जिसके ऊपर दो धनावेशित है। क्या है बेटा? हीलियम आयन, हीलियम आयन। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या होता है? पोलोनियम स्रोत होता है। क्या होता है? एक पोलोनियम स्रोत होता है। मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या चीज है भाई? ये जो चीज है ये क्या है भाई? एक तरीके से पोलोनियम स्रोत है। पोलोनियम स्रोत है, पोलोनियम स्रोत है ना। पोलोनियम का संकेत होता है पीओ। पोलोनियम स्रोत है, पोलोनियम का संकेत क्या होता है? पीओ। इन्होंने ऐसा देखा कि भैया इधर से इन्होंने अल्फा कण निकाली। क्या निकाली भैया? एक तरीके से अल्फा कण निकाले। ठीक है, हाँ, ये एक लेड बॉक्स होता है। मैं तुम लोग ये भी बता दूं, लेड एक धातु होती है, मतलब अभी से यही समझ लो, लेड बॉक्स होता है, धातु तो नहीं। क्या होता है? एक लेड बॉक्स होता है। तो लेड बॉक्स जो है एक तरीके से, इसके अंदर एक स्रोत रखा जाता है जिसको पोलोनियम कहा जाता है। पोलोनियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब क्या भैया? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। हाँ, बम वगैरह बनाते हैं ना, वही। तो भैया एक तरीके से एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसके अंदर से क्या निकलती है? अल्फा। तुम लोग पता है जब बम फटता है ना रेडियो एक्टिव, मतलब लाइक जो एटम बम फटता है, तो वो तो फट जाता, उससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती, तब मरते तो लोग मरते ही हैं। उसके बाद जो रेडिएशंस रह जाता है ना, उस टाइप के रेडिएशंस रह जाती है, अल्फा रेडिएशंस हो गई, है ना। इतनी भयंकर रेडिएशंस होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब लाइक 100, 150, 200, सैकड़ों सालों तक अगर मैं बात करूं, ये बनी रहती है ना। आज भी लोग वहां नहीं जाते, जो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर हुआ। ठीक है, जो अगर मैं बात करूं, आज हम बोल दिया करते हैं ना कि अरे भाई इसके ऊपर एटम बम गिर जाएगा, मतलब लाइफ ही खत्म है। टू बी ऑनेस्ट, लाइफ भी खत्म। इट इज द वन ऑफ द वर्स्ट क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन। मतलब इस दुनिया के अंदर जो सबसे खतरनाक और सबसे खराब जो क्रिएशन करी है इस दुनिया के अंदर, वो मानव ने करी है, एटम बम। ठीक है, और उससे खतरनाक होता है हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन बम के सामने एटम बम जो है वो बच्चा है। क्या है? बच्चा। 1000 गुना खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का भी कॉन्सेप्ट बड़ा भयंकर है, कभी अपन बात करेंगे इसके बारे में भी, टेंशन मत लो, है ना। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे शानदार तरीके से। तो इन्होंने इससे बोले क्या कहा कि इन्होंने जब अल्फा किरणों को सोने की, स्वर्ण पत्र, सोना ही क्यों लिया? क्योंकि इसकी पतली शीट बनाई जा सकती थी, कुछ परमाणुओं वाली, कुछ परमाणु मोटी ही वाली से शीट बनाई जा सकती थी। तो जब अल्फा कण, मतलब जो अल्फा कण को, मतलब पोलोनियम स्रोत से जब अल्फा कण निकाले गए, कौन से कण निकाले गए? अल्फा कण निकाले गए। जब अल्फा कण यहां से गए,
तो लगभग लगभग इसके पीछे एक स्क्रीन लगा ली थी जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहा गया। मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अधिकांश किरणें सोने की चादर से होकर गुजरती है और इससे पता चलता है कि जिस हिस्से से धनावेशित अल्फा किरणें वापस लौटती है वह खाली जगह। तो इन्होंने ये देखा कि अधिकतर किरणें तो एकदम सीधे निकल गई। इन्होंने ये स्क्रीन लगा के रखी थी। स्क्रीन का नाम बता देता हूं, इसका स्क्रीन का नाम है फ्लोरोसेंट स्क्रीन या प्रतिदीप्त। कौन सी स्क्रीन है? इस स्क्रीन को बोला जाता है प्रतिदीप्त स्क्रीन। इसको क्या बोला जाता है भैया? प्रतिदीप्त स्क्रीन, है ना। फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कौन सा स्क्रीन? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अधिकतर जो कण थे वो भैया सीधे सीधे निकल गए। इसमें से कुछ कणों ने अपना मार्ग को परिवर्तित कर लिया, डिविएट कर लिया। क्या कर लिया? डिविएट कर लिया, अपने मार्ग को परिवर्तित कर लिया। यही कहानी चलती रही। ठीक है, हाँ भाई। तो एक अगर मैं तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताऊं तो यहाँ पर से पोलोनियम स्रोत था, पोलोनियम स्रोत से अल्फा कण निकले, गोल्ड शीट से अधिकतर सीधे निकल गए, अधिकतर सीधे निकल गए। तो इससे पता चला कि भाई परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ इस तरीके से कि भाई सीधे जाने थे, ऐसे ऐसे हो गए। और कुछ जो थे वो इससे अगर हम बात करें इसके बीच में एकदम टकराकर एकदम वापस लौटा है, एकदम वापस लौट जाए, 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो कुछ इस तरीके का सेटअप था, है ना, जिसको इन्होंने बोला भैया एक तरीके से अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग। तो अच्छा, दूसरा वाला एनसीईआरटी वाला भी तुम लोग अगर बात करें डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष परमाणु में एक नाभिक की उपस्थिति को दर्शाते। इन्होंने बोला कि भैया बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जिससे अल्फा कण टकराकर वापस लौटा या उससे विक्षेपित हो रहा है। ठीक है, इसने परमाणु के नाभिक के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसने परमाणु के नाभिक के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी दी। भैया लूप में आ गए रे, 2 बार लिखा गया, चलो ठीक है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, तभी तो उससे प्रतिकर्षित हो रहे थे। हाँ, परमाणु का नाभिक अत्यंत सघन एवं कठोर होता है, क्योंकि अधिकतम सीधे निकल गए थे भैया, कुछ ही ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हुए। और अगर हम बात करें दिखे नहीं, हाँ इस तरीके से किसी परमाणु का नाभिक समग्र परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत छोटा होता है। ठीक है, हाँ भाई। तो इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई है ना, जिसके बारे में तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर, इजी है सर, इजी इजी। अब भैया देखो कहाँ पे फेल हुए ये भी सुन लो, है ना। भैया देखो कहाँ पर फेल हुए ये भी सुन लो, है ना। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो, सबसे पहला रदरफोर्ड साहब कहाँ फेल हो गए, है ना, उसके बारे में अपन बात देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें डीप में पढ़ाता हूँ, हो भी सकता है कई सारी चीज़ें तुम्हें बुक में ना मिले, ठीक है, बट फिर भी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखना, उस चीज़ के लिए समझने का प्रयास करना, उसके बारे में बात करना। रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली। रदरफोर्ड ने यह भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते, लेकिन उसके स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक बड़ा दोष या यह है कि यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं करता। मतलब परमाणु स्थिर होता है ऐसा नहीं बताता। इन्होंने बोला, देखो एक थ्योरी है, बहुत प्यारी सी थ्योरी है, कि अगर कोई आवेशित कण, है ना, अगर हम बात करें कोई आवेशित कण, अगर मैं बात करूं त्वरित करता है, त्वरित का मतलब भाई उसकी जो गति है या फिर जो वेग है वो कम ज्यादा होता है। क्या होता है? कम ज्यादा होता है, उसमें त्वरण आता है। तो ऐसे केस में क्या करता है वो आवेशित कण? एनर्जी को रिलीज करता है। तो मान लो यहां से वो निकला भैया, अब भैया वो एकदम अपनी गति को कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कर रहा है, तो त्वरित कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा कि अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा, 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 करे ही जा रहा है सर जी। ऐसे में वो करे ही जा रहा है सर जी, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे जा रहा है, ऐसे ही करे जा रहा है, 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 लूज करा गया, करा गया, करा गया, करा गया, और एक समय ऐसा आया कि नाभिक के अंदर समाहित हो गया। एक समय ऐसा आया कि नाभिक के अंदर समाहित हो, तो ऐसे में तो भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक समय जाकर नाभिक के अंदर समाहित हो जाएंगे, और ऐसा केस तब होगा, तो ऐसे में ऐसी दिक्कत हो जाएगी कि भैया अगर मैं बात करूं खत्म कहानी, नाभिक अस्थिर, मतलब परमाणु भी अस्थिर है, तो स्थिर की बातें नहीं करता है। तो भैया जब वृत्ताकार कक्ष में कोई भी कण जब त्वरण से गुजरेगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कण ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, और ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे तो इस प्रकार घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोकर अंततः नाभिक में गिर जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो परमाणु अत्यधिक अस्थिर होगा, और इसीलिए पदार्थ उस रूप में मौजूद नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात, मतलब इस रूप में नहीं होगा, धीरे 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 छोटी होने लगेगी चीजें। समझ पा रहे हो? हाँ भाई। तो ये जो चीज़ें थी जिसके बारे में बेसिकली तुम लोगों को पता होना चाहिए था, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, आज अगर मैं बात करूँ बहुत आसान है, ये भी सुन लो। ठीक है, हाँ भाई, बट तुम लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके थोड़ा सा ध्यान रखना जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है, हाँ भाई। अगर मैं अब अपन बात करते हैं, है ना, अब अपन बात करते हैं किसकी, बोर के मॉडल की। किसके मॉडल की बात करेंगे अपन, बोर के मॉडल की। तो हम जानते हैं कि भाई परमाणु काफी स्थिर होता है और यहाँ पर ये फेल होगा। चलो इसको अपन एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। इस तरीके से क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, सेट एज बैकग्राउंड करो, अडॉप्ट करो। ठीक है, ओहो हो, अब यही बैकग्राउंड आएगा। तब देखो बोर साहब ने क्या बताया। बोर साहब ने ये बताया, भाई नील्स बोर ये थे भैया, इस तरीके से थे, मस्त मस्त इंसान। हाँ, इन्होंने काफी बोर किया। अरे नहीं भाई, बहुत प्यारी थ्योरी दी इन्होंने। ठीक है, इनका सीधा कॉन्सेप्ट हो गया भैया एक तरीके से सौर मंडल टाइप का। सौर मंडल का तो रदरफोर्ड का भी था। ठीक है, हाँ भाई। इनका क्या सीन था मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत प्यारा सा सीन था, ध्यान से सुनो। इन्होंने बताया कि भाई मान लो हमारे पास ये परमाणु है। क्या है भैया, परमाणु, अपना गोला है, ये परमाणु है। इस परमाणु के अंदर एक छोटा सा नाभिक है। रदरफोर्ड भाई सही कहा, नाभिक है। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये जो नाभिक है ना, इसके ऊपर धनावेश होता है। अरे सर क्या बात कर दी बोर साहब, ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा, ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा। तुम्हें पता है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या भाई बोर साहब, ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था। तुम्हें पता है ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अरे भाई, अरे भाई, अगर मैं बात करूं, ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा, पर पता है ये ऊर्जा विकिरित नहीं करते। और भाई साहब, ये ऊर्जा विकिरित नहीं करते। और भाई साहब, ये तो रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, ये तो कह रहा था करते हैं। हाँ, अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे होता है। मैं कुछ देख रहा हूँ जिससे अपन कोई चीज को अच्छे से दिखा पाऊं। चलो ध्यान से सुनो। मान लो अब ऐसा घर पे एक्सपेरिमेंट में करना। मान लो एक बॉल है, उस बॉल को एक रस्सी में बांधो और तुम ऐसे घुमाओ। तो जब तुम उसे घुमाओगे ना, मतलब ये बॉल है, इधर पे अपन ने हाथ पकड़ा, इधर एक बॉल लटकी हुई ये वाली, तुम इसको यहाँ बीच में खड़े हो और तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो। तो रस्सी को जब तुम घुमाते हो इस तरीके से, रस्सी को जब तुम लोग घुमाते हो, इस करके घुमाते हो, तो जो बॉल होगी वो इस तरीके से घूम। अब जब वो इस तरीके से घूम रही, कुछ इस तरीके से घूम रही, इस तरीके से घूम रही, हाँ, आबरा का डाबरा छू, इस तरीके से। तो जब वो घूम रही है, हाँ, जब वो घूम रही है ना, हाँ, जिस तरीके से तुम पहले घूमा करते थे, तो जिस तरीके से वो घूम रही है, तुम लोग ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई, कि वो जो रस्सी है वो गेंद को मेरी तरफ खींच रही, मतलब मेरे हाथ की तरफ खींच रही है। अपन जब खेल घुमाते हैं ना, तो जो रस्सी होती है वो गेंद को अपनी तरफ खींचती है ना, पर जो गेंद की गति है वो उसको बाहर की तरफ फेंकती है। दो तरीके के बल होते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, एक अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, हाँ भाई। तो भाई ये जो केंद्र से बाहर लगता है ना, उसको अपन अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। मतलब ये जो अपना जो ये रहेगा ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसकी गति के कारण बाहर की तरफ जाना चाहेगा। किस तरफ जाना चाहेगा, गति के कारण बाहर की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, वो कौन सा बल होता है, वो हमारा होता है अपकेंद्रीय बल। और तुम्हें एक बात पता ही है भैया, गति के कारण, किसके कारण भैया, गति के कारण, गति के कारण घूम रहा है भैया। हाँ, और एक जो बल होगा ये अंदर की तरफ आना चाहता है। कौन सी तरफ आना चाहता है भैया, अंदर की तरफ आना चाहता है। ये कौन सा बल होगा, ये नाभिक का आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय, हाँ, आकर्षण बल। क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है, और ये नाभिकीय आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा। चलो बात करेंगे इसके बारे में। अब तुम खुद सोचो, एक बंदा इस तरफ खींच रहा है, एक बंदा इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है। तो जब ये इस तरीके से खींच रहा है, तो भैया ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में कहीं ऐसे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता रहता है कि इसकी गति, और इसका रिजल्टेंट कहाँ आता है, रिजल्टेंट ये आता है कि वो इस डायरेक्शन में चलता है, वो इस डायरेक्शन में चलता है। समझ पा रहे हो, इस डायरेक्शन में चलता है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था, है ना। और यही के बारे में भैया नील्स बोर ने एक तरीके से परमाणु की स्थिरता को समझाया, और यही कारण है कि भाई को नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला भैया, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, हाँ भाई। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ वो नोबेल प्राइज के बारे में। तो भैया कुछ इस तरीके का इन्होंने कुछ बताया कि परमाणु की स्थिरता को समझाने और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के खिलाफ आपत्ति को दूर करने के लिए
नील्स बोर ने 1913 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नई व्यवस्था दी और भैया 1922 में परमाणु की संरचना पर उनके काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला भाई साहब। अच्छा, इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं भैया। प्रोफेसर बोर ने अनेक रचनाओं से 3 पुस्तकों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था भैया, है ना। तो ये चीज को भी तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो ठीक है, हाँ भाई, तो इन चीज़ों को भी तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, जिसके बारे में तुम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भैया, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, 7 अक्टूबर 1885 में हुआ था। यहाँ 1855 लिखा है, मैं वही सोचने लगा गलत है। 1800 कब हुआ था? 85 में हुआ था ऐसे। ठीक है, चल। तो परमाणुिक मॉडल क्या था भाई इनका? इन्होंने बोला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित एवं स्थायी वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हैं। इन स्थायी वृत्ताकार कक्षकों को इन्होंने क्या बोल दिया भाई? कक्षाएं बोल दिया। क्या बोल दिया? कक्षाएं बोल दिया। अब तो मैं बताता हूँ। प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। इन्होंने बेसिकली इसे एनर्जी लेवल्स बोला था। मैं तुम लोग बताता हूँ। जैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यह भैया मेरा नाभिक है। क्या है भैया? एक छुटकू सा नाभिक है, ये रहा नाभिक। अब इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई और ये चौथी कक्षा। ये कौन सी कक्षा हो गई? हाँ, चौथी कक्षा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये जो चौथी कक्षा है ना, ये जो फोर्थ, अगर मैं बात करूँ कक्षा, तो मैं देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, ध्यान से। ये जो हमारे पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये। बढ़िया, ये हमारा है नाभिक। ये हमारा क्या है भैया? एक तरीके से नाभिक। अरे मास्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है भाई? एक तरीके से नाभिक। अब इसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना। इस कक्षा का नाम इन्होंने इसको ऊर्जा स्तर बोला। ऊर्जा स्तर कैसे बोला? क्योंकि ये एनर्जी लेवल से, जो जितना ज्यादा नाभिक से दूर होगा उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। तो इसको इन्होंने बोल दिया पहली बात, पहला ऊर्जा स्तर, तो इसको बोल दिया नंबर 1, इसको बोल दिया नंबर 2, इसको बोल दिया नंबर 3, इसको बोल दिया नंबर 4। और भाई साहब, अच्छा, इन्होंने बोला नंबर नहीं भैया, इसका नाम भी रख दो, तो इसका नाम रख दिया के से ABCD स्टार्ट कर दी। फिर एल, के बाद क्या आता है? एल, इसका बोल दिया एम, है ना, समझ पा रहे हो? हाँ, इसको क्या बोल दिया? के बोल दिया। ठीक है, इसको बोल दिया एल बोल दिया, समझ पा रहे हो? हाँ, इसको एम बोल दिया और इसको एन बोल दिया, है ना, KLMN, है ना। इस तरीके से इन्होंने 4 कक्षाएं बता दी, 4 कक्षाएं बता दी, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। KLMN इन्होंने बोल दिया, बढ़िया तरीके से बोल दिया। अब पता है मुद्दा क्या हुआ? पता है मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा ये हुआ भाई कि इन्होंने जब बताया ना, तो इसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताई कि किस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम्म हम्म एक सेकंड, हाँ। इन्होंने ये भी बताया, पानी का बोतल लेके बैठा करो तुम लोग, कि किस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है, तो इन्होंने कक्षा बोला, और प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, और इन कक्षाओं को उन्होंने ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन्होंने इसको क्या कह दिया? एनर्जी लेवल्स कह दिया, ऊर्जा स्तर कह दिया। इन कक्षाओं में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही उत्सर्जन करता है। ऐसा नहीं होता। बहुत शानदार। कक्षकों का ऊर्जा का अवशोषण करने पर, अगर ऊर्जा अवशोषित करता है, मान लो भैया इलेक्ट्रॉन यहां था, अगर उसने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, अवशोषित का मतलब उसने ग्रहण कर ली, तो भैया हायर एनर्जी लेवल पर चल जाएगा। उच्च ऊर्जा, भाई तुम्हारे पास पैसा जाएगा, तुम ऊपर वाले लेवल पर नहीं चले जाओगे। तो अगर ऊर्जा अवशोषित कर ली तो वो इधर चला जाएगा। मान लो थोड़ा बहुत पैसा आया, बंदा गांव से डायरेक्ट शहर चला गया।
ठीक है, पैसा खत्म हो गया, वापस गांव आ गया। तो अगर कोई ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, और अगर हम बात करें ऊर्जा का क्षेपण करता है तो वापस निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। यही कहानी चल रही थी, यही कहानी चल रही थी, बढ़िया तरीके की, है ना। अब सुनो क्या होता है, अब सुनो क्या होता है, कहानी कहां पे ट्विस्ट लेती है तुम लोगों को बताता हूं। तो ऊर्जा स्तर मतलब शेल इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, शेल बोला जाता है। ऊर्जा स्तर या शेल द्वारा धारण किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सीमा होती है, एकदम फिक्स होती है, वो भी तुम्हें बताऊंगा। परमाणु के किसी भी ऊर्जा स्तर में समयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दिखाई जाती है, जहां n जो होता है उस ऊर्जा स्तर की संख्या है, उस ऊर्जा स्तर की संख्या है। समझ में आया? अब तुम लोग देखो कैसे की बात चल रही है, कैसे की बात चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इन्होंने यही बोला भैया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो सकते हैं, इन्होंने बताया 2 गुणा n की घात n का वर्ग, है ना, 2n², 2 गुणा n की घात 2। अब मैंने बोल दिया यदि, हाँ यदि n बराबर अगर मैं 1 ले लेगी तो क्या होगा, n बराबर 1, तो क्या आ जाएगा भैया, सिंपल सी बात, 2 गुणा 1 का वर्ग, और 2 गुणा 1 का वर्ग कितना होता है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया पहली वाले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2, बहुत बढ़िया, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चल यदि n बराबर 2, n बराबर 2, तो क्या करोगे भैया, सर 2 गुणा 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है जल्दी बताओ, 2 गुणा 2 का वर्ग होता है 2 गुणा 4, और 4 बराबर कितना होता है, 4 गुणा 2 मतलब 8, भैया 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, खत्म कहानी। ठीक है सर, ठीक है, अगले की बात कर दे, यदि यदि n बराबर 3, तो n बराबर 3 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 2 गुणा 3 का मतलब 2 गुणा, सीधी बात, 2 गुणा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है भैया, 2 गुणा 9, और अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत शानदार। तो यदि n बराबर 4, तो फिर क्या हो जाएगा भैया, 2 गुणा 4 का वर्ग, 2 गुणा 4 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया, एक तरीके से 2 गुणा अगर मैं बात 4 का वर्ग होता है 16, तो आंसर जो आ जाएगा हमारा जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। तो भाई हर उन्होंने कैपेसिटी बता दी कि और कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भैया, पहले वाले के अंदर 2 बन सकते हैं, दूसरे वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे वाले के अंदर अगर हम बात करें 18 हो सकते हैं, और चौथे वाले के अंदर 32 होते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो इस चीज को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में तुम लोगों को बता रहा हूँ बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, हाँ भाई, अब अगला सुन लो इसकी कहानी। इन्होंने ये बोला कि भैया अब इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूं, है ना, विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणु की संरचना मैं तुम लोगों को बताता हूं। इस इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। चल, बहुत शानदार, बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहानी होती है। अब जो होता है अगर मैं बात करूं, बहुत प्यारी सी कहानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में बताते हैं, बाकी तुम लोग बनाना बहुत बढ़िया तरीके से, मैं कुछ कुछ बना के दिखा देता हूं, ध्यान से सुनो। इसके लिए 2 नियम तुम्हें पता होना चाहिए। पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षा के अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात चल रही है क्योंकि ये सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की परमाणु में व्यवस्था, किस तरीके से वो व्यवस्थित है। इलेक्ट्रॉन की परमाणु में व्यवस्था। तो इन्होंने कुछ चीजें बताई, ध्यान से सुनो।
पहला चीज ये कहता है कि भैया किसी भी कोश के अंदर 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मतलब भैया अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भैया? अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं भाई? हो सकते हैं भैया एक तरीके से 2n²। मतलब सीधी बात, k के अंदर 2, l के अंदर 8, m के अंदर 18 और n के अंदर 32। सीधी बात, k के अंदर 2, l के अंदर 8, m के अंदर सर m के अंदर हो जाएंगे 18, m के अंदर 18 और n के अंदर 32। यह अधिकतम है। और इन्होंने एक और नियम दिया कि अगर भैया मान लो इनमें से कोई भी बाह्यतम कोश आ रहा है, मान लो n आ गया, तो इसके अंदर 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अभी अपन एग्जांपल से करेंगे। दूसरा नियम इन्होंने ये कह दिया कि भैया अगर मान लो जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश या कक्षा को, है ना, संयोजी कोश भी कहा जाता है, संयोजी कोश। जो संयोजी कोश है इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये चीज उन्होंने बोली। अब सुनो क्या होता है। जैसे पहला एग्जांपल अपन हाइड्रोजन की बात करें, है ना, तो हाइड्रोजन के अंदर भी वो सर सबसे पहली बात हाइड्रोजन की बात आई। तो हाइड्रोजन के बारे में सिंपल सी बात है, 4 कक्षाएं होती सर, k होता है, l होता है, m होता है और n होता है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। तो भाई वो कहाँ जाएगा, है ना, सीधी बात, वो k के अंदर ही आ जाएगा, k के अंदर 1 आ जाएगा, खत्म कहानी। चलो हाइड्रोजन के बाद अपन बात करते हैं सीधी बात नाइट्रोजन, इसकी बात करते हैं, सेकंड वाला एक क्वेश्चन नाइट्रोजन की। तुम लोग बाकी सबका कर लेना, नाइट्रोजन का 7 होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। परमाणु क्रमांक बताऊंगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है ना, कि किसी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अभी बात करेंगे। तो भाई नाइट्रोजन का 7 होता है, बताओ के अंदर कितने आ जाएंगे सर? के के अंदर तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 2 आ गए सर। बताओ एल के अंदर कितने आ जाएंगे सर? एल के अंदर सर बचे कितने भैया? इसके पास टोटल 7 है। एल के अंदर बन 8 सकते, लेकिन है तो टोटल 7, 2 इधर आ गए, बचे कितने? 5। कितने बचे? कितने? 5। बहुत बढ़िया। थर्ड वाले की एग्जांपल ले लेते हैं अपन। थर्ड वाला मान लो नाइट्रोजन में, मैं नाइट्रोजन की जगह अब मैं ले लूँ किसके बारे में भैया? सल्फर के बारे में। सल्फर का होता है 16। भैया के अंदर कितने आ जाएंगे सर? के अंदर आ जाएंगे 2, ठीक है। एल के अंदर आ जाएंगे सर? एल के अंदर अब आ जाएंगे 8, क्योंकि टोटल 16 है अपने पास। एम के अंदर कितने आ जाएंगे? तो भैया 2 और 8 10 हो गए, बचे कितने सर? टोटल 16 है, तो एम के अंदर आएंगे 6। एम की कैपेसिटी कितनी थी? 18 की। अब सुन लो भैया सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज मैं करवा रहा हूं कैल्शियम का, जो 20 होता है, इसके अंदर 2 कक्षा होती, 3 कक्षाएं, के एल एम एन। मतलब के अंदर कितने आएंगे सर? 2 मैक्सिमम। एल के अंदर कितने आएंगे? 8 मैक्सिमम। और एम के अंदर कितने आ जाएंगे? 10। तो ये जो 10 तुम लिख रहे हो ना, ये गलत है। क्यों गलत है? इस नियम के अनुसार कि भैया बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये सबसे बाह्यतम कोश आ गया। अब बाह्यतम कोश के पहले तुम 32 भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी बाह्यतम कोश के पहले 32 आ रहा है, भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बाह्यतम कोश में भैया 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नो, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। और इसको तोड़ते कैसे भैया? 2 8, फिर 8 के रिस्पेक्ट में तोड़ो, एक 8 ले लो, बचा कुछ लिख दो, ये 8 और फिर क्या जाएगा? 2। ये बेसिकली हमारा एक सही इलेक्ट्रॉन नियम है। ये चीज है, इनके बारे में तुम लोग देखना, तुम लोगों को भैया उसके अंदर दिए भी हुए हैं, एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो तुम खुद से ट्राई करने का प्रयास करना बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा था एक बोर का मॉडल, जिसके बारे में अपन ने बताया, ठीक है। कुछ बोर नहीं करा इसने, मजेदार था, है ना। बढ़िया तरीके से अपन बात करते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करते हैं बढ़िया तरीके से। मैंने वो टॉपिक, हाँ ये रहा, बहुत बढ़िया। परमाणु संख्या। देखो परमाणु संख्या जो होती है, इसको Z से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? Z से। दर्शाया किससे जाता है? Z से। परमाणु द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? A से। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है। इसकी डेफिनेशन में लिखवाना चाहता था, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ।
परमाणु संख्या क्या बताता है, किसी परमाणु के नाभिक में अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित है। तो क्या लिखेंगे अपन, किसी परमाणु, किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को, या अगर मान लो किसी परमाणु ने कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं दिया है, मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, प्रोटॉन तो दे ही नहीं सकता, मान लो किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, या किसी उदासीन, उदासीन के मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, या किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, किसको भैया, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लल्ला, परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लल्ला, परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। इसको किससे दर्शाया जाता है, z से दर्शाया जाता है। ये रहा अपना z से इसको दर्शाया जाता है, बढ़िया तरीके से दर्शाया जाता है। चलो बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, ठीक है ना। इसे z से दर्शाया जाता है, तो बढ़िया तरीके से देख सकते हो तुम लोग। तो भाई किसी के अंदर, किसी का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अगर वो उदासीन है तो, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे। और अगर भैया उसके ऊपर प्लस आवेश है तो इलेक्ट्रॉन कम, और अगर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें ज्यादा। तो भाई पता ही है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से क्या आता है भैया, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से आता है धनावेश। द्रव्यमान संख्या की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, देखो द्रव्यमान संख्या क्या होता है कि परमाणु के नाभिक के अंदर दो लोग रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों संख्या का जो योग होता है उसको अपन बोला करते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या को, न्यूक्लियन मतलब, न्यूक्लियनों मतलब, है ना, मतलब सीधी बात, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यार तुम मुझसे एक चीज बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हैं भैया, ये सारे जो a बराबर है, a बराबर होता है, क्या होता है भैया, a बराबर होता है z मतलब परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस n न्यूट्रॉन की संख्या। ये याद रखना, प्लस n न्यूट्रॉन की संख्या। a बराबर z प्लस n, है ना। a का मतलब क्या है सर, a का मतलब क्या है, a का मतलब क्या होता है सर, ये a का मतलब क्या है सर, इस a का मतलब क्या है, ये z का मतलब क्या है, और इस अगर मैं बात करूं n का मतलब क्या है, बता दो सर। तो a का मतलब जो है, a का मतलब है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। z का मतलब क्या है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक लिख। n का मतलब है न्यूट्रॉन की संख्या। और परमाणु संख्या सीधा सीधा तुम्हें किसके बारे में बता रही है, प्रोटॉन की संख्या के बारे में बता रही है, प्रोटॉन के बारे में चर्चा कर रही है। एक चीज किसके बारे में बता रही है, प्रोटॉन के बारे में बता रही है। यही कहानी है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को और ऑब्जर्व करते हैं। अब जब बेसिकली, है ना, मैं तुम लोग अच्छा एक इधर से न्यूट्रॉन का भी फॉर्मूला तुम लोग निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन को अगर निकालना तो कैसे निकालोगे,
तो भाई न्यूट्रॉन की संख्या अगर तुम्हें निकालनी है, अगर भाई न्यूट्रॉन की संख्या तुम्हें निकालनी है तो क्या कर दो कि सर जो n बराबर है z को उधर भेज दो, तो z n बराबर क्या हो जाएगा a माइनस जेड, मतलब परमाणु द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक घटा दो तुम्हें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को चीज़ों को बताया, इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। हाँ, अब एक समस्थानिक करके एक टॉपिक आता है जो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चल ठीक है, एक क्वेश्चन भी अपन इसके ऊपर करेंगे बढ़िया तरीके से। देखो अगर तुम लोग थोड़ा बहुत देखोगे ना, तो जैसे सभी का परमाणु क्रमांक देखोगे, चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। समस्थानिक की डेफिनेशन ये है, समान स्थान। स्थान क्या होता है भैया, आवर्त सारणी के अंदर स्थान होता है जिसका सबका एक परमाणु क्रमांक है, किसी का 1 है 2 है 3 है। तो ऐसी अगर मैं बात करूँ समान स्थान, वे किसी एक तत्व के परमाणु, किन्हीं किन्हीं किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु, ओके, जिनका जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, का परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक तो समान होता है, समान होता है, परंतु, लेकिन किंतु परंतु, परंतु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, होती है। जैसे मैं तुम लोग बताऊं, बहुत आसान है, बहुत शानदार है, तुम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना। जैसा उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उदाहरण हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। चलो सर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिस्कस करते हैं, पहले नंबर पर जो आ जाता है दैट इज प्रोटियम, दैट इज प्रोटियम। चलो अपन एक टेबल बनाते हैं मस्त तरीके से, है ना, कि मान लो यहाँ पर अपन समस्थानिक के नाम लिख लेंगे इतने में, है ना, बहुत शानदार तरीके से इतने में नाम लिख लेंगे समस्थानिक के। ठीक है, यहाँ पर अपन बोल देते हैं इसके समस्थानिक आ गया बढ़िया तरीके से। चलो एक टेबल बना दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल देते हैं। चलो बहुत बढ़िया तरीके से भैया, एक समस्थानिक हो गया अपना, इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इसके अंदर अपन प्रोटॉन ले लेते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन ले लेते हैं, और इसी के अंदर अपन क्या ले लेते हैं, एक तरीके से न्यूट्रॉन ले लेते हैं। इसके अंदर क्या ले लेते हैं अपन, न्यूट्रॉन ले लेते हैं। चलो न्यूट्रॉन निकालना भी तो मैं सिखा दूंगा। देखो किसी भी तत्व को अपन दिखाते हैं ना, तो मान लो कोई तत्व x है, तो उसका परमाणु क्रमांक अपन जहां रखते हैं और द्रव्यमान को अपन ऊपर लिखते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान को ऊपर रखते हैं। एक तरीके से एक तत्व का निरूपण हो गया, इस तरीके से दर्शाया करते हैं। ए मतलब द्रव्यमान और ऊपर मतलब नीचे मतलब परमाणु क्रमांक। ध्यान से सुनो। तो जैसे मैं अगर बात करूं एक समस्थानिक को मैं लिख दूं, यहाँ पर अपन समस्थानिक लिखते हैं, यहाँ समस्थानिक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे उसके अंदर, यहाँ पर अपन प्रोटॉन लिख देंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन लिख देंगे, ठीक है। चलो सही।
क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अब आया। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, प्रोटॉन लिख देंगे और नीचे न्यूट्रॉन हो जाएगा। चल यहाँ पर अपन ले लेते हैं एक पहली बात, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहाँ पर मैं पहले समस्थानिक का नाम बोल रहा हूँ प्रोटियम। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोटियम। किसकी बात कर रहा हूँ, पहले समस्थानिक में लेकर आ रहा हूँ, दैट इज प्रोटियम, है ना। प्रोटियम होता है हाइड्रोजन ही है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम जो है अगर मैं बात करूं परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, हाइड्रोजन ही है। और एक होता है ट्राइटियम, हाइड्रोजन ही है, परमाणु क्रमांक कितना होता है अगर हम बात करें, 1 होता है। लेकिन इनके द्रव्यमान तुम लोगों को मैं बता दूं कितने होते हैं भैया, एक तरीके से इसका होता है प्रोटियम का 1, ड्यूटीरियम का 2, समझ पा रहे हो, और ट्राइटियम का होता है 3। तो इनके परमाणु क्रमांक तो सेम थे, 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, 1 2 3। इसी को बोला जाता है कि एक तरीके से समस्थानिक। क्या बोला जाता है, समस्थानिक। ठीक है, प्रोटियम को P से दर्शाते हैं, ड्यूटीरियम को कई जगह D से दर्शाते हैं और ट्राइटियम को T से दर्शाते हैं। ये भी एक तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा परमाणु क्रमांक सेम है तो भैया बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। सर इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा, 1 1 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक सेम है। अब अगर तुम लोगों से कोई पूछ ले कि भैया न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बताए कि भैया जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से परमाणु क्रमांक घटा दो। बताओ इसका द्रव्यमान परमाणु क्रमांक इतना है 1, द्रव्यमान 1, तो भैया एक तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0। इसका परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान 2, तो 2 - 1 आंसर क्या जाएगा। ये तो कितना है भैया, 1 - 1, आंसर आया 0। इसका आएगा 2 - 1, आंसर आएगा 1। इसका आएगा 3 - 1, आंसर आएगा 2। तो भैया देख लो तुम लोग किसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं प्रोटॉन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब तुम लोग देखोगे ना कि आवर्त सारणी में जब हम द्रव्यमान संख्या को देखने जाते हैं, आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल आती है जो, या फिर तुम लोग कई देखोगे कईयों का दशमलव में रहता है। जैसे क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन का आता है जो द्रव्यमान वो आता है, अगर मैं बात करूँ कुछ तो आता है ना, कुछ तो आता है, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आंसर ये जाएगा। अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लोरीन के जो होता है, देखो अभी हाइड्रोजन का तुम देखोगे ना 1.008 ऐसे करके देखने को मिलता है, तो वो 0.008 क्या है, वो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। क्योंकि कई सारे प्रकार के परमाणु, ज्यादातर प्रोटियम देखने को मिलता है, ज्यादातर ये वाला बहुत ज्यादा प्रेजेंट में होता है, बहुत ज्यादा 99.99 इस तरीके से प्रेजेंट में होता है। तो इतना ज्यादा प्रेजेंट होता है जिसके कारण इसका द्रव्यमान जो औसत आता है, एवरेज आता है, वो आता है 1.008। बट कई जगह ऐसा हो जाता है कि जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरीन जिसका द्रव्यमान होता है, अगर मैं बात करूं एक क्लोरीन होता है, अगर मैं बात करूं जिसका द्रव्यमान कितना, परमाणु क्रमांक तो 17 है दोनों का, दोनों क्लोरीन का 17 होता है, पर एक का द्रव्यमान 37 होता है और एक का द्रव्यमान 35 होता है। 37 वाला लगभग 25% होता है और 35 वाला लगभग लगभग अगर बात करें 75% होता है। कितना होता है, 75%। ठीक है, तो क्लोरीन के समस्थानिक होता है। अब इसके कारण इसका एक एवरेज निकल कर आता है, वो एवरेज का फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बताऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ भाई, तो क्लोरीन समस्थानिक का द्रव्यमान 35 यू है और प्रकृति में इसकी प्रचुरता या अनुपात 75% है। क्लोरीन समस्थानिक का द्रव्यमान 37 यू है, मतलब तुम लोगों को पता ही यू क्या होता है, यूनिफाइड मास है ना, एकीकृत द्रव्यमान में इसकी प्रचुरता लगभग 25% है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ाया हुआ है, वो लेक्चर भी तुम लोग बढ़िया तरीके से देखना। अब चलो अपन इसको निकालते हैं बढ़िया तरीके से कि औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरीके से निकाला जाता है ना। औसत, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, इसका निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि P1 गुणा x1 प्लस P2 गुणा x2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। ये एक फॉर्मूला है, बहुत बहुत बढ़िया तरीके का फॉर्मूला है, 2 मिनट में तुम समझ जाओगे। P1 क्या होता है, पहले समस्थानिक का प्रतिशत, ना मैं P1 लिख देता हूं यहां पर, प्रथम समस्थानिक का प्रतिशत। P2 क्या है भाई, द्वितीय समस्थानिक का
भैया x1 क्या है? प्रथम समस्थानिक का द्रव्यमान, समस्थानिक का द्रव्यमान। और x2 क्या है? द्वितीय समस्थानिक का द्रव्यमान। अच्छा, तीन होंगे तो P1 x1, P1 P2 x2, P3 x3, नीचे आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। द्वितीय समस्थानिक का द्रव्यमान, द्वितीय समस्थानिक का द्रव्यमान। चलो करते हैं, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सॉल्व करते हैं। तो भैया अगर औसत परमाणु द्रव्यमान निकालो क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनो। P1 क्या है भैया? प्रथम समस्थानिक का अगर हम बात करें प्रतिशत, अपन इसको P1 मान लेते। किसको मान लेते भाई? एक तरीके से इस वाले को अपन बोल देते, पहला वाले का परसेंटेज ये हो गया P1, इसको अपन P2 मान लो। नहीं सर मैं तो इसको P1 मानूंगा, जैसे तुम्हें मानना। चलो इसको अगर हम बात करें, इसको मैं बोल देता हूँ P2, इसको मैं बोल देता हूँ P1, जिसको तुम्हें बोलना हो। पहले वाले का परसेंटेज ये है, दूसरे वाले का परसेंटेज ये है, ठीक है भैया। x1 ये हो गया, इसको P1 माना था, x2 ये हो गया, खत्म कहानी, खत्म कहानी। चलो तो P1 कितना है भाई? पहले वाले का परसेंटेज अपन ने ले लिया 25%, गुणा x1 कितना, उसका द्रव्यमान कितना है अपन ने वो लिया है, सर P1 अपन ने लिया है 75%, बहुत बढ़िया, गुणा उसका द्रव्यमान कितना है 75 वाले का 35, प्लस P2 कितना लिया है? P2 लिया है सर हमने लगभग 25%, उसका द्रव्यमान कितना है सर 37, बटा P1 प्लस P2 जो हमेशा 100 आएगा, है ना, 75 प्लस अगर मैं बात करूं 25, 75 प्लस 25, 75 प्लस 25, बहुत बढ़िया। चलो 75 प्लस 25 जब तुम लोग करोगे, है ना, सॉरी 75 इंटू 35 जब तुम लोग करोगे, 35 लिखो भाई, सॉरी 25, 75 25, हाँ ठीक है 25, P1 प्लस P2 करो तो ये तो 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करो तुम लोग, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको कैलकुलेट करो, है ना, खुद से कैलकुलेट करो कि भैया जैसे अपन ने 35 इंटू 75 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, है ना। अगर मैं बात करूं क्या आंसर आएगा, बहुत बढ़िया, है ना, इसको करो भैया, कर लिया, बहुत शानदार, ये आएगा 2625, और इन दोनों को करोगे तो यह आ जाएगा कितना, अगर मैं बात करूं 925, कितना आएगा 925, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3550 बटे 100, और 3550 को तुम लोग करोगे तो भैया आ जाएगा 35.50, है ना, मतलब 35.5। तो क्लोरीन का जो तुम्हें देखने को मिलता है वो कितना आता है? 35.5, 35.5। फील कर पा रहे हो? हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो तुम लोगों को मैंने बताई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना जिस तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है, बढ़िया तरीके से। यही होता है हमारा समस्थानिक। इसके कई सारे उपयोग भी हैं भैया। क्या उपयोग है? तो भैया जो रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग, एक यूरेनियम आता है, यूरेनियम का भैया एक तरीके से बम वगैरह में यूज हुआ करता है ना। यूरेनियम 92 की बात कर लें, ठीक है, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम, है ना, तो बम वगैरह बनाने या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 इसका द्रव्यमान होता है, परमाणु क्रमांक 92 होता है, का उपयोग परमाणु विखंडन और ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, बड़े भयंकर होते हैं। कुछ तत्वों के समस्थानिक का उपयोग कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए भी किया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना भैया। एक रेड आयोडीन का होता है 131 जिसका द्रव्यमान होता है, इसका प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि की बीमारी या गोइटर के लिए, ठीक है भैया। रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग की बात कर ले तो रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग उद्योग भूमिगत तेल पाइपलाइनों में, गैस पाइपलाइनों और पानी का पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में तुम लोगों को मैंने बताना चाहा था, ठीक है। आई होप सारी चीजें सॉर्टेड होगी, बढ़िया होगी, मस्त होगी। अब आ जाओ आगे। एक होता है संभारिक। संभारिक का मतलब सीधी बात है भाई, समान भार हो, है ना। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है, इसी को अपन बोलते हैं क्या? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? एक तरीके से समस्थानिक। चलो दिख नहीं रहा होगा यार थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पर मैं बता देता हूँ जिनका परमाणु कर विभिन्न तत्वों के परमाणु, नोट्स में तो मिल जाएगा, परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे मैं तुम्हें दो तत्व बता दूं, आर्गन, है ना, इधर मैं बोल दे रहा हूँ, बात करें संभारिक, अपन एक टेबल ही बना ले रहे हैं, संभारिक। यहां मैं लिख देता हूं प्रोटॉन
यहाँ लिख देता हूँ न्यूट्रॉन, तुम अभी समझ जाओगे, टेंशन मत करो, खुद भी डेफिनेशन लिख दो। और यहाँ पर बोल देते हैं द्रव्यमान संख्या। इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ध्यान से सुनो, मैं आर्गन ले रहा हूं, परमाणु क्रमांक 18 होता है, द्रव्यमान 40 होता है। और मैं सेम कैल्शियम ले रहा हूं, परमाणु क्रमांक 20 है लेकिन द्रव्यमान कितना है 40। और भाई साहब अब तुम लोग से पूछूंगा प्रोटॉन की संख्या क्या आएगी सर? अलग अलग आएगी। इसका परमाणु क्रमांक 18 है तो 18 आएगी, इसकी 20 आएगी, परमाणु क्रमांक 20 है। न्यूट्रॉन कितना आएंगे भैया? 40 में से 18 गए, बचे कितने भैया? 22 न्यूट्रॉन आएंगे। इसके 40 में से 20 गए, बचे कितने सर? 20 आएंगे। मास नंबर तुम्हें पता ही है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? ये द्रव्यमान संख्या, इसकी 40 है, इसकी भी 40 है। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। ऐसी स्पीसीज को हम बोला करते हैं क्या भैया? एक तरीके से संभारिक। क्या बोला करते हैं? एक तरीके से संभारिक बोला करते हैं। होमवर्क यही है कि एनसीईआरटी को एक बार खुद से पढ़ना, रटना मत पढ़ना, मतलब लाइक रटना बिल्कुल नहीं है ना, रटना तो बिल्कुल नहीं है, बस एक बार रीड करना, जितना समझ आए बढ़िया, तुम्हें अपने आप सारी चीज समझ में आने लगेगी, लिख कर ले लो। तो ये एक तुम लोगों का कंप्लीट पैकेज था इस चैप्टर का, है ना। इसी के साथ इस सफर को अपन अंत करते हैं, इस सफर का समापन करते हैं, ठीक है। नीव बैच में भी हो चुका था, आज तुम्हारे लोगों का एक चैप्टर ये बचा था यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से अपन ने कवर किया है। तो इसी के साथ तुम्हारा भाई लेगा तुमसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच इतने प्यारे सफर के लिए, है ना। और मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगा, तुम लोगों की कमेंट्स को हमेशा मिस करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।